गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का सब्जेक्ट सोशल साइंस, लेसन नंबर 1 बायोस्फीयर, और उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स, इकोसिस्टम का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर, पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर जगह का मतलब है चाहे वो जगह फॉरेस्ट हो, चाहे पॉन्ड हो, रिवर हो, लेक हो, या फिर थार डेज़र्ट हो, या डेज़र्ट्स हो, या हम कहें कि सी हो, ओशियन हो, उस जगह में मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेस पर। पर्टिकुलर प्लेस का मतलब हो गया, चाहे हम एक छोटे से प्लेस पे ले लें, छोटे से प्लेस का मतलब है चाहे हम किसका उदाहरण ले लें, एक पॉन्ड का उदाहरण ले लें, या फिर हम जैसे मान लो एक पॉन्ड है या डेज़र्ट है या फिर सी है। ध्यान से समझना, छोटा सा छोटा एक पॉन्ड होता है। पॉन्ड का मतलब हो गया तालाब। इस तालाब में अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं, जैसे कि फ़िश है, फ्रॉग है, क्या क्या रहते हैं, फ़िश, फ्रॉग, क्रोकोडाइल वगैरह, काफ़ी सारे जीव रहते हैं। ये जीव जब इस पॉन्ड के, ये पॉन्ड क्या हो गया, एक एरिया हो गया, इनका क्या हो गया, एरिया हो गया, पर्टिकुलर एरिया हो गया, विशेष स्थान हो गया। ऐसे ही सी है, सी में भी कई प्रकार की लिविंग थिंग्स रहती है। सी में भी जो है वो लिविंग थिंग्स रहती है। लिविंग थिंग्स का मतलब हो गई सजीव, जो है सजीव रहते हैं। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी लिविंग थिंग्स जो सी में रहती है, अलग अलग प्रकार के जीव जो समुद्र में रहते हैं, वो जीव इस समुद्र के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, वो ही इकोसिस्टम कहलाता है। मतलब जीव के बीच में और पर्टिकुलर एरिया का जो वातावरण है, उसके बीच का जो सामंजस्य है, वो इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम का मतलब हो गया, जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या रहता है, कैमल। अब कैमल जो है वो डेजर्ट के वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, और रेगिस्तान का वातावरण कैसा होता है, रेगिस्तान का वातावरण होता है, गर्मियों में देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती है, वेरी हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब कैमल जो है इस रेगिस्तान के वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्मी सहन कर सकता है, बहुत मिट्टी में ये चल सकता है, काफ़ी दिनों तक अब बिना पानी के रह सकता है, या कम खाने में भी अपना जीवन गुजार सकता है। तो कैमल का एक रेगिस्तान में जो अनुकूलन है, जिस प्रकार से कैमल जो है वो डेजर्ट में रह सकता है, वो डेजर्ट उसका एक फ़िज़िकल एरिया हो गया। केमिकल का फ़िज़िकल एरिया कौन सा हो गया, डेजर्ट हो गया। तो डेजर्ट में जब कैमल रहता है, तो कैमल उस डेजर्ट के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो जीव और उसके वातावरण के प्रति जो आपस में ये इंटरेक्शन होता है, सामंजस्य होता है, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम में हम क्या देखेंगे, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है, सबसे पहले इकोसिस्टम में जो कंपोनेंट्स आता है वो आता है बायोटिक कंपोनेंट। और बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट का मतलब हो गया लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स मीन्स बायोटिक कंपोनेंट। लिविंग थिंग्स इसको कहते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोटिक कंपोनेंट। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है, सजीव होते हैं, उन सभी को साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बायोटिक कहते हैं। और लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हो गया, हिंदी में हम देखें तो लिविंग थिंग्स मतलब हो गया सजीव। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हो गया, सजीव। अब हम देखते हैं कि जीव जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। अगर हम बात करें बायोटिक कंपोनेंट की, तो देखिए, अगर लैंड में ज़मीन पर रहने वाले, पॉन्ड और रिवर्स, पॉन्ड या सी या लेक, ठीक है, इस पे रहने वाले, और फॉरेस्ट, जंगलों पर रहने वाले जितने भी जीव जो होते हैं, इन सभी जीवों, जो जीव पाए जाते हैं इन सभी जगह, वो सभी के सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं, क्या, लिविंग थिंग्स
इन्हीं लिविंग थिंग्स को हम किस नाम से जानते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? तो लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं प्लांट्स भी किसके अंदर आते हैं? लिविंग थिंग्स के अंदर, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं वो इन सभी जगह पाए जाते हैं। और प्लांट एंड एनिमल, और क्या है? एनिमल्स में सभी प्रकार के एनिमल्स आगे, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटा सूक्ष्म जीवाणु हो, वहाँ से लेकर के हग एनिमल लाइक वेल मछली तक जितने बड़े जानवर हैं वो सभी के सभी किस में आ जाते हैं? एनिमल्स के अंदर आते हैं। यहाँ तक कि अपन ह्यूमन्स है, ह्यूमन मतलब मानव, आदमी, औरत, बच्चे, ये सब भी किसके अंदर आते हैं? एनिमल्स में आते हैं, क्योंकि मनुष्य को भी एक सामाजिक प्राणी बताया गया है। ठीक है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो किसके अंदर आएंगे? लिविंग थिंग्स के अंदर आएंगे। और लिविंग थिंग्स जो होता है वो अलग अलग जगह पाया जाता है। मतलब लिविंग थिंग्स हमें हर जगह देखने को मिल जाएगी पृथ्वी पर, सभी जगह मात्र कोई ना कोई लिविंग थिंग्स हमने को देखने को मिल जाएगी। इन सभी लिविंग थिंग्स को हम किस नाम से जानते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट लिविंग थिंग्स की पहचान क्या होती है? कि हम कैसे पहचानेंगे लिविंग थिंग्स क्या होती है? तो लिविंग थिंग्स कौन सी होती है? जो ग्रो करती है, मतलब विकास होता है, जिनका बढ़ती है, एक चरण से दूसरी चरण की तरफ बढ़ती है। और क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है। रेस्पिरेशन का मतलब है जो सांस लेती है और सांस छोड़ती है, उसको क्या लिविंग थिंग्स की ये क्या है? एक पहचान है। क्या है? एक पहचान है। तो ग्रो करती है, रेस्पिरेशन होता है, और इसके अंदर क्या होता है? एक तो ग्रो करती है लिविंग थिंग्स, रेस्पिरेशन करती है, दूसरी क्या करती है? मूव करती है। तीसरा क्या करती है? मूव करती है। मतलब लिविंग थिंग्स हम देखेंगे, चाहे आप एक पौधे को ले लो, ये पौधा भी क्या करेगा? ग्रो करेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन का मतलब है कि बढ़ेगा। ठीक है ना। और क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा, मूव करेगा, मतलब इसकी डालियाँ जो है वो क्या करेगी? मूव करेगी। दूसरा, इसकी चौथी क्या पहचान होती है लिविंग थिंग्स की? कि ये कंज्यूम करता है। कंज्यूम का मतलब है खाता है, अपने पोषण करता है, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ ये भक्षण करता है, खाता है, कंज्यूम करता है उसको, ये भी लिविंग थिंग्स की पहचान होती है। तो ये जड़ों के माध्यम से क्या करता है? कंज्यूम भी करता है। ठीक है, और क्या करता है? इसकी डेथ भी होती है, मतलब एक दिन ये नष्ट भी हो जाता है। तो लिविंग थिंग्स की क्या क्या पहचानें हैं? कि एक तो ये ग्रो करेगा, दूसरा ये रेस्पिरेशन करेगा, सांस लेगा, सांस छोड़ेगा, मूव करेगा, कंज्यूम करेगा, और एक दिन इसकी डेथ होती है। ये सभी चीज़ें किसकी पहचान होती है? लिविंग थिंग्स की पहचान होती है। और लिविंग थिंग्स को ही किस नाम से जाना जाता है? बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से जाना जाता है। इसी को हम आगे पढ़ते हैं। तो देखो, बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? कि द वर्ल्ड, ऐसा वर्ल्ड, किसी की पर्टिकुलर जगह का, ऐसी जगह का वर्ल्ड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हो। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव जीव रहते हैं, वो क्या कहलाता है? बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है। तो व्हाट इज़ बायोटिक कंपोनेंट? बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों का एक संसार, सजीवों का संसार क्या कहलाता है? बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है। मतलब हम बायोटिक कंपोनेंट किसको कहेंगे? जिसमें जीव होगा, जिसमें क्या होगा? जीव होगा, उसको हम क्या कह सकते हैं? बायोटिक कंपोनेंट कह सकते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही बायोटिक कंपोनेंट कह सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही क्या कह सकते हैं? बायोटिक कंपोनेंट कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी इसकी क्या विशेषता होती है? कि इसमें एग्जाम्पल अगर हम लें तो सभी प्लांट्स क्या है? बायोटिक है, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, रेस्पिरेशन, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और मूव करते हैं, और कंज्यूम करते हैं, और इनकी डेथ भी होती है। इसलिए प्लांट्स और एनिमल जो है वो किसका उदाहरण है? बायोटिक कंपोनेंट का है। और सरल भाषा में अगर हम कहें तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव जो होते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? बायोटिक। क्या बोलते हैं? बायोटिक कहते हैं। तो बायोटिक मीन्स क्या होता है? द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट, उनको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और उनके एग्जाम्पल में हम देखें तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। क्या आते हैं? प्लांट्स और
एनिमल आते हैं। ठीक है, अगर हम उदाहरण देखें तो देखो ये ट्री है, ट्री भी क्या है, ट्री भी एक बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर पौधे की क्या बता रहे हैं, ग्रोथ बता रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। प्लांट क्या कर रहा है, ये प्लांट है और प्लांट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हो गए। फिर देखेंगे अपन ह्यूमन है, ये क्या है, ह्यूमन्स, ह्यूमन मतलब मानव, मानव भी किसके अंतर्गत आता है, इसमें मानव भी है और यहाँ हम देखेंगे तो एनिमल्स भी है। ठीक है, तो ये भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। वापस बता रहा हूँ कि बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सजीव होते हैं नॉन एज बायोटिक कंपोनेंट, उनको बायोटिक कंपोनेंट के मानते हैं। और एग्जाम्पल में क्या है, प्लांट्स और एनिमल, जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। क्यों, क्योंकि प्लांट्स ग्रो करते हैं, रेस्पिरेशन सांस लेते हैं, कंज्यूम खाना खाते हैं और मूव करते हैं, हिलते डुलते हैं, चलते फिरते हैं। एंड प्लांट्स, एनिमल्स तो चलते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं और क्या होते हैं, इनकी डेथ भी होती है। और अगर हम इसमें एग्जांपल देखें तो देखो ये रेबिट है और रेबिट भी क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। क्योंकि रेबिट में भी क्या होता है, जीव होता है, इसलिए लिविंग थिंग्स है और लिविंग थिंग्स है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये बायोटिक है। ठीक है, दूसरा हम देखें लोइन, तो ये भी क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। टाइगर जो है, ये टाइगर भी क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है। टाइगर को भी क्या कहेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर हम देखेंगे तो काऊ है, काऊ भी में भी जीव होता है, इसलिए ये भी क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। क्लियर, तो जितने भी ये बायोटिक कंपोनेंट है, इन सभी बायोटिक जीवों को हम क्या कहेंगे, लिविंग थिंग्स, क्या कहेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही हम क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आया, बायोटिक कंपोनेंट्स किसको कहेंगे, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोटिक कंपोनेंट। सभी जीवों को बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है और प्लांट्स और एनिमल्स इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब हो गया नॉन लिविंग थिंग्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब जिनमें जीव नहीं होता है, वो सब अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आता है। या हम इसको कहें कि निर्जीव, जिसमें जीव नहीं पाया जाता, वो सभी चीज़ें अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएगी। अगर हम इसके समझे कि व्हाट इज़ अबायोटिक कंपोनेंट, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग और एलिमेंट्स, ऐसी सभी चीज़ें जिनमें जीव नहीं होता है। द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स इज नॉन एज अबायोटिक कंपोनेंट। दो ऐसा वर्ल्ड जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स की जाना जाता है, उसको अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल एयर, हवा में नहीं होता जीव, वाटर में नहीं होता, कार में नहीं होता है, हाउस में नहीं होता है, लैंड में नहीं होता है, टेबल में नहीं होता है, चेयर में नहीं होता है, हाउस में नहीं होता, टावर, पेन, कॉपी और जितनी भी चीज़ें जिन हम देखते हैं जो निर्जीव होती है, जिनमें जीव नहीं होता है, वो सब इसका उदाहरण हो सकती है। और उन सब को हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स को ही किस नाम से जानते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और इसका हम देखते हैं उदाहरण की तरह से। अगर हम देखें तो क्या है, देखो ये हाउस है, हाउस को भी हम किस नाम किस तरीके से जानेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट। ये क्या है, हाउस, और इसको हम क्या कहेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट। दूसरा अगर देखें तो ये टावर है, टावर को भी हम क्या कहेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स। टावर को भी क्या कहेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट। इधर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर को भी हम क्या कहेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स, क्योंकि कंप्यूटर भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जीव नहीं होता है। तो जिन चीज़ों में जीव नहीं होता उनको अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। मतलब द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स इज नॉन एज अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो कार है, ये भी अबायोटिक कंपोनेंट्स है। फिर रेस कार है, रेसिंग कार, तो ये भी क्या आएगी, अबायोटिक
कंपोनेंट्स होगी। ठीक है, बुक में भी नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए ये भी एबायोटिक कंपोनेंट्स है। ठीक है, चेयर है तो चेयर भी नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए ये भी एबायोटिक कंपोनेंट्स है। पेजेस भी नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए ये भी क्या आएगी, एबायोटिक कंपोनेंट है। और हम देखेंगे जिनमें जीव नहीं होगा वो सभी क्या होगी, एबायोटिक कंपोनेंट्स होगी। मतलब ऑल लिविंग थिंग्स, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, किसके अंतर्गत आएगी, एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएगी। चाहे इसको टेबल ले लें तो टेबल भी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है। क्लियर, बल्ब है तो बल्ब भी क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट्स है। क्लियर, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स किसको कहेंगे, जिनमें जीव नहीं होगा। द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स इज नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल में पेन, कॉपी, रबड़, पेंसिल, हाउस, फैन वगैरह जितने भी जो चीज़ें हैं जिनमें जीव नहीं होता वो सभी के सभी किसके उदाहरण है, एबायोटिक कंपोनेंट्स के उदाहरण है। फिर हम देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। कौन सा, इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम समझने के लिए हम अगर देखें तो देखो एक पर्टिकुलर प्लेस लेते हैं। पर्टिकुलर प्लेस मीन्स मान लो कि ये हमारा राजस्थान है। क्या है, राजस्थान है। और राजस्थान के वेस्ट में, ये राजस्थान की कौन सी दिशा है, वेस्ट, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में क्या फैला हुआ है, थार डेजर्ट। क्या है, थार डेजर्ट। थार डेजर्ट का मतलब थार का रेगिस्तान। क्लियर, अब इस थार रेगिस्तान में अपन सब जानते हैं एक विशेष प्रकार के प्लांट्स होते हैं, झाड़ियाँ उगती है, विशेष प्रकार के छोटे पत्तियों वाले पेड़ पौधे होते हैं। और अगर हम एक जीव के बारे में अगर देखें इकोसिस्टम समझने के लिए, तो एक केमिल जो है वो थार में पाया जाता है। केमिल को तो जानते होंगे, ऊँट। और ऊँट कहाँ पाया जाता है, थार डेजर्ट में पाया जाता है। अब देखो थार डेजर्ट की एक विशेषता है कि यहाँ पर समर में, गर्मियों में तो ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, हॉट होता है, वेरी हॉट। क्या होता है, वेरी हॉट होता है। और विंटर में ये क्या होता है, कोल्ड होता है, वेरी कोल्ड। विंटर में क्या होता है, वेरी कोल्ड। ठीक है, और यहाँ की क्या विशेषता है, लेक ऑफ वाटर, पानी की क्या है, कमी है। लेक ऑफ वाटर, लेक ऑफ वाटर, पानी की क्या है, कमी है। ये एक विशेषता है कि नहीं है। थार की विशेषताएं अगर हम देखें तो एक तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, विंटर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, लेक ऑफ वाटर, पानी की कमी रहती है। और हम यहाँ देखें तो सैंडी, कैसा है ये, सैंडी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। तो इस थार की ये विशेषता है। अब इन सभी विशेषताओं के बीच में केमल अपने आप को वहाँ पर जिंदा रखता है, या केमल वहाँ पर अपना जीवन बिताता है। तो केमल के बीच कैसे बिताता है केमल जीवन, कि बिना पानी पिए काफ़ी दिनों तक रह सकता है ना, कम खाकर भी काफ़ी दिन तक अपना गुजारा जी सकता है, बहुत भयंकर गर्मी को सहन कर सकता है, बहुत ज़्यादा ठंड को भी सहन कर सकता है। ठीक है, और वहाँ की बुड्ढा मिट्टी में, मतलब सैंडी सोइल में भी, सैंडी सोइल, कैसी सोइल, सैंडी सोइल में भी ये क्या कर सकता है, काफ़ी आराम से चल सकता है। इसलिए केमिल को क्या कहा जाता है, द शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज़। केमिल को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज़। तो केमिल जो है इतनी सारी परिस्थितियों में अपने आप को जीवन जिंदा रखता है, अपने आप का जीवन बिताता है। तो ये थार का डेजर्ट और केमल, थार डेजर्ट तो क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब अबायोटिक। थार डेजर्ट क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स, इट मीन्स अबायोटिक। और केमिल क्या हो गया, बायोटिक, मतलब लिविंग थिंग्स। इसमें जीव है, और मिट्टी में, थार के डेजर्ट में जो मिट्टी है उसमें कोई जीव नहीं है। ये केमिल अपने आप को इस जगह रखता है, इसके बीच में अपने आप को ढाल लेता है। ये रहना आपस में एक जगह पर, जीव का आपस में संतुलन बनाए रखना ही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। तो इसको अगर हम ढंग से समझेंगे, किसी भी जीव का पर्टिकुलर किसी विशेष स्थान पर अपना संतुलन बनाए रखना, अपना जीवन जीना, उस स्थान के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। अगर इसको हम और समझें
तो देखो लेह और लद्दाख में पोलर बियर रहते हैं। पोलर बियर का मतलब बहुत ठंडे स्थानों पर जो भालू पाए जाते हैं उनको पोलर बियर कहते हैं। और बहुत पोल, पृथ्वी के 2 पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये तो है नॉर्थ पोल और इधर आ जाएगा साउथ पोल। कौन सा पोल? साउथ पोल। अब यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं ये अपने इतने ठंडे स्थान है पृथ्वी के ये, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें सीधी तिरछी किसी प्रकार बहुत कम पड़ती है, या यूँ कहे कि दोनों पोल पे 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहते हैं, है ना। तो ऐसे स्थानों पे भी जीव पाए जाते हैं। वो जीव अपने आप को किस प्रकार से, वो वनस्पति, वो पेड़ पौधे या वो जीव अपने आप को इन जगह के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, वहाँ के हिसाब से रहते हैं। पोलर बियर जो बर्फ़ में पाए जाने वाला भालू होता है वो अपने आप को बर्फ़ के अनुकूल, बर्फ़ के वातावरण के अनुकूल कर लेता है। तो जिस वातावरण में जो जीव पाया जाता है वो अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल कर लेता है, उसी को हम कहेंगे इकोसिस्टम। अब इसको थोड़ा ढंग से समझें तो क्या है कि इकोसिस्टम का मतलब हो गया कि द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स सिस्टम मतलब आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम, द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, एक दूसरे से संबंध बनाए रखना। जैसे कैमल का डेजर्ट से, कैमल का किससे? डेजर्ट से संबंध, कैमल का किससे? डेजर्ट से संबंध। तो क्या बोलेंगे हम कि द कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटरेक्शन, आपस में एक दूसरे का संबंध जो है, आपस में एक दूसरे से संबंध बना करके उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना, क्या कहलाता है? द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन। किस किस के बीच में? बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, ऑर्गेनिज्म ये क्या है? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। और ये क्या है? डेजर्ट, ये है फिजिकल एनवायरनमेंट। किस किस के बीच में हो रहा है? किस किस के बीच में संबंध हो रहा है? कि द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम। किस किस के बीच में? आपस में द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, आपस में एक दूसरे की गतिविधियों से सामंजस्य बनाना। द कॉम्प्लेक्स ऑफ इंटरेक्शन किस किस के बीच में? बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया भौतिक वातावरण, ठीक है। तो द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। ये क्या है? पर्टिकुलर एरिया है। पर्टिकुलर एरिया मतलब किसी विशेष स्थान पर, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो लेक हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो ओशियन हो, चाहे माउंटेन्स हो, चाहे फॉरेस्ट हो, ये सभी पर्टिकुलर एरियाज़ कहलाते हैं। इन्हीं सभी पर्टिकुलर एरियाज़ में जो ऑर्गेनिज्म है वो उस फिजिकल एनवायरनमेंट में आपस में इंटरेक्शन करता है, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो वापस से समझेंगे कि द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कैसा सिस्टम है इनमें? द कॉम्प्लेक्स सिस्टम किसका? इंटरेक्शन, द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन किस किस के बीच? बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इकोसिस्टम। वापिस से समझेंगे इकोसिस्टम किसको कहेंगे? तो द इकोसिस्टम किसको कहेंगे? कि द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज इकोसिस्टम, ठीक है। अब इसका और समझेंगे तो क्या आएगा? देखो द साइज ऑफ इकोसिस्टम वेराइज ग्रेटली। अब साइज़ अलग अलग है, किस प्रकार से? कि एक छोटे से तालाब का अपना अलग इकोसिस्टम है, एक छोटे से पॉन्ड का अपना अलग इकोसिस्टम है। फिर उससे बड़ा अगर हम देखें तो लेक ले लें, झील का अलग इकोसिस्टम है। उससे बड़ा देखें तो सी ले लें, सी का अपना एक अलग इकोसिस्टम है। ओशियन का अपना एक अलग इकोसिस्टम है। फॉरेस्ट का अपना एक अलग इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम जो है वो सभी जगह का अलग अलग होता है, इसलिए द साइज ऑफ इकोसिस्टम वेराइज ग्रेटली। क्लियर? हर जगह अलग अलग जीव पाए जाते हैं, वो जीव अलग अपने स्थानों के हिसाब से संतुलित रहते हैं। तो जो संतुलन है स्थान के बीच में और जीव के बीच में, किसी पर्टिकुलर एरिया पे रहने वाले जीव के बीच में और वहाँ के वातावरण के बीच में जो संबंध होता है उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। क्लियर? फिर अपन देखेंगे इट कैन बी लार्ज। मैंने अभी बताया कि ये बड़ा हो सकता है, कैसे? एज रेन फॉरेस्ट, जंगलों की तरह, ग्रासलैंड बड़े बड़े मैदानों में,
उनका अलग इकोसिस्टम होगा, डेजर्ट का अलग इकोसिस्टम होगा, रिवर्स में और लेक्स और रिवर्स का भी अलग अलग इकोसिस्टम होता है। अगर पर्टिकुलर सही शब्दों में अगर हम कहें तो किसी विशेष पर्टिकुलर प्लेस के फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। ये क्या है? एरिया। ये क्या है? एरिया। और एरिया का क्या होता है? फिजिकल एनवायरनमेंट। क्या होता है? फिजिकल एनवायरनमेंट। किसी भी एरिया का क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है। फिजिकल क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है। और उस एरिया में क्या रहते हैं? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग्स। अब ध्यान से समझना कि द कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इसी में नॉन लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स है, ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन organism and physical environment of particular area is known as ecosystem. और ecosystem is a varies size of ecosystem varies greatly because it can be a large as a rainforest, grasslands, desert, lakes or rivers. Clear? Now next, और स्मॉल एज ए पॉन्ड। और सबसे छोटा अगर इकोसिस्टम देखें तो एक सबसे छोटे तालाब में हम जो जीव और उसके बीच का संतुलन पाते हैं वो सबसे छोटा स्मॉल इकोसिस्टम का हम एग्जांपल की तरह ले सकते हैं। क्लियर? अब हम देखेंगे कि अपन ने सब समझ लिया तो अब क्लास टेस्ट लेते हैं। आज जो अपन ने पढ़ा इकोसिस्टम, इसका हम क्या लेंगे? क्लास टेस्ट। तो चलिए, ये फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं, उसका आपको आंसर देना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड इज नोन एज, उसको किस नाम से जानेंगे? किस नाम से जानेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम उसको बायोटिक कंपोनेंट्स के नाम से जानेंगे, मतलब सजीव के नाम से जानेंगे, बायोटिक के नाम से जानेंगे। ये आपको होमवर्क में भी करना है। जितने भी क्वेश्चन है ये किस में करने हैं? अपने होमवर्क नोटबुक में करने हैं, होमवर्क के रूप में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम किस नाम से जानते हैं? तो बताओ किस नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? अबायोटिक कंपोनेंट्स। किस नाम से जानते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स। क्लियर? इन सभी को आपको होमवर्क में करना है। थर्ड क्वेश्चन है कार इज ए, कार कैसा कंपोनेंट्स है? तो कार क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट्स है। कार क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट। ए लगाना है इसके, एबायोटिक कंपोनेंट्स। कार क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिप। शिप क्या, कौन सा कंपोनेंट है? एबायोटिक है या बायोटिक है? शिप कैसा कंपोनेंट है? तो शिप के लिए आएगा बायोटिक कंपोनेंट। शिप कैसा है? बायोटिक कंपोनेंट्स। शिप कैसा कंपोनेंट्स है? बायोटिक नहीं है ये, यहाँ पे क्या आएगा? बायोटिक कंपोनेंट्स। शिप कैसा है? बायोटिक कंपोनेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस है उसके आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है, एक्सप्लेन द बायोटिक कंपोनेंट विद एग्जांपल। बायोटिक कंपोनेंट किसको कहेंगे? मैंने बताया था कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोटिक कंपोनेंट्स। एग्जांपल में हम देखें तो प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कि द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोटिक कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स किसको कहेंगे? तो यही आंसर बन जाएगा कि द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की जगह क्या लिख देंगे हम? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या एलिमेंट्स इज नोन एज अबायोटिक कंपोनेंट्स। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा कि द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अबायोटिक कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल में हम देखें तो कार, लैंड, एयर और हाउस जो है वो इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसको कहेंगे? तो इसका आंसर क्या है? आंसर मैंने बताया कि द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट इज नोन एज एट अ पर्टिकुलर एरिया इज रेफर्ड टू एज एन इकोसिस्टम। तो ये क्वेश्चन आंसर भी आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में करना है। क्लियर? ठीक है, फिर मिलेंगे अपन
नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।